ओके डियर, तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग डायनेमिक का मॉड्यूल 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज नथिंग बट दी काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर बात है। और इस काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट, जिनमें से यदि मैं पहला टॉपिक का नाम बताऊं तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर बात, दैट इज द मॉड्यूल नंबर 10। क्लियर, दैट इज नथिंग बट द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बात है। वैसे तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी आपको समझा के रखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट, लेक्चर नंबर 2। क्लियर, यदि आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आप बिल्कुल आप देख पाएंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर बात है, विथ डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे वे में क्लियर करके रखा हुआ है। क्लियर बात, बट मैं ये भी आपसे डिस्कस किया हुआ है उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, राइट, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। क्लियर बात, इन लेक्चर नंबर 2 ये भी बात बोल के रखा हुआ था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस का है ना जो एप्लीकेशन होता है हम लोग डायनेमिक में स्टडी करने वाले हैं करके। क्लियर बात है, तो वो अब टाइम आ गया है, क्लियर बात, जहां पे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा मॉड्यूल 10 का, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, एंड द सेकंड टॉपिक दैट इज नथिंग बट द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? ओके, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर, आज की इस लेक्चर में मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को डिस्कस करूंगा। क्लियर बात, और कुछ प्रॉब्लम्स में है ना मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को अप्लाई कराना सिखाऊंगा आपको। क्लियर बात, और कुछ मैं गेट का भी क्वेश्चंस लूंगा, गेट का भी प्रॉब्लम लूंगा। क्लियर है, तो आप लेक्चर के साथ पूरे एंड तक बने रहिएगा डियर, राइट, लेक्चर्स स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। क्लियर है, और मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता के रखा हुआ है कि डायनेमिक है ना, यदि मैं पूरे डायनेमिक पार्ट में बात करूं तो अराउंड 30 to 35 लेक्चर्स होंगे। क्लियर है, जस्ट हाफ स्टैटिक में जितना मैं लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं उसके कंपेयर में यदि बात करूं तो जस्ट हाफ नंबर्स में आपको दिखेंगे। लेकिन लेक्चर्स का जो लेंथ होगा है ना, कोई भी ऐसा लेक्चर्स नहीं होगा जो है ना लेस देन 1 आवर का लेक्चर होगा। डायनेमिक की बात कर रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि मैं कम नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करूंगा, राइट, कम नंबर ऑफ लेक्चर्स लेके आऊंगा डायनेमिक में, तो ऑब्वियस है मेरे को नंबर ऑफ कंसेप्ट ज्यादा कवर करना होगा इन पर्टिकुलर लेक्चर। क्लियर बात, तो उस लेक्चर का लेंथ भी थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर है, तो आप पूरे लेक्चर के साथ एंड तक बने रहेंगे तभी आप सारी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे, राइट, और उन सारी बातों को आप कनेक्ट कर पाएंगे तभी जब आप लेक्चर के साथ सीक्वेंस में बनेंगे। क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? ओके, तो भैया हम लोग काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स में इन दोनों टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा केयरफुली समझिएगा एंड सुनिएगा। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? ओके, नाउ तो यहां पर है ना ये यदि मैं बात करूं तो हम लोग जस्ट मॉड्यूल 9 में है ना काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज नथिंग बट द प्योर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में? ओके, तो आप ये देख पाए भैया कि हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन की बात किए, तो हम लोग ना वहां पे ज्योमेट्री ऑफ मोशन का स्टडी किए थे। किसका स्टडी किए थे बताइए? तो ज्योमेट्री ऑफ मोशन का। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? लेकिन जिसके कारण पार्टिकल या फिर बॉडी मोशन में आया है उसको हम लोग स्टडी नहीं किए थे भैया काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल्स में, जस्ट लास्ट मॉड्यूल। क्लियर है, लेकिन काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग ना ज्योमेट्री ऑफ मोशन के साथ साथ हम लोग कॉज ऑफ मोशन का भी स्टडी करने वाले हैं। क्लियर बात है, एंड दैट कॉज ऑफ मोशन इज नथिंग बट व्हाट, दैट मे बी फोर्स, दैट मे बी टॉर्क। क्लियर है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पे डिपेंड करेगा कि कॉज ऑफ मोशन आपके क्या होने वाले हैं। क्लियर बात है, तो यहां भी मैं रेक्टिलिनियर मोशन का ही स्टडी करूंगा, पार्टिकल का भी। फिलहाल समझ पा रहे हैं क्या बात को?
रेक्टिलिनियर मोशन का स्टडी करूंगा, दैट मीन्स यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन की जो बात होगी वो क्या होगी पता है आपके पास, वो होगी फोर्स। वो क्या होगी बताइए, तो फोर्स होगी। क्लियर बात, आगे है ना और भी जो मॉड्यूल होगा आपके पास जिसमें कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, इस तरह की जब बातें होगी ना, तब हम लोग वहां पे फिर स्टडी करेंगे क्या, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स। अगेन जब मैं कर्वीलिनियर सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो समझ रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात करूंगा तो काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो लेक्चर के साथ मैं फिर से बोल रहा हूं, सीक्वेंस में बने रहना डियर, सीक्वेंस में बने रहना, पूरे कंसेप्ट को आप कनेक्ट करेंगे, मजा आएगा आपको। जिस तरह स्टैटिक को हम लोग स्टडी किए हुए हैं डियर पूरे फीलिंग के साथ, वैसे हम लोग डायनेमिक पार्ट को भी स्टडी करने वाले हैं, मजा आएगा आपको। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? ओके, तो लेट स्टार्ट दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? तो आइए जरा देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा, दैट इज dp by dt। अरे बसल में दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दी व्हाट, अप्लाइड फोर्स। उस बॉडी में, उस पार्टिकल में जो अप्लाइड फोर्स होंगे है ना, उसके इक्वल होंगे कौन, उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा, जिस रेट में जो चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है क्या पॉइंट? यही कहलाता है क्या बताइए, तो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर बात? ओके, तो मैं तो ये ऑलरेडी है ना बहुत अच्छे वे में क्लियर करके रखा हुआ हूं। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये क्या है पता है आपके पास, ये है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्लियर? एंड दिस लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट, p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, linear velocity of the particle or you can say body। ठीक है, अब पार्टिकल बॉडी आप कब बोलते हैं ये सब मैं बहुत अच्छे वे में क्लियर करके रखा हुआ हूं, राइट। लेक्चर नंबर व्हाट, पहला लेक्चर नंबर इस डायनेमिक पार्ट का। ठीक है, अरे बात समझ में? उसमें मैं बहुत अच्छे वे में क्लियर करके रखा हूं कि पार्टिकल भी एक बॉडी ही होता है, लेकिन उस बॉडी को आप पार्टिकल कब कंसीडर करते हैं उसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी इन सारी बातों पे बहुत अच्छे से डिस्कस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस से बने रहेंगे तो हर एक चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, बात क्लियर? ओके ना, अब आइए जरा, जब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूं भैया, ठीक है, तो यहां पर ना मैं बॉडी या फिर पार्टिकल की मास को क्या बोलता हूं पता है, मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। क्लियर बात? तो इसको यदि मैं आगे और बात करूं तो ये हो गया आपके पास d by dt, ये रहा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल पाऊंगा पता है आपके पास, m dv by dt। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो m को मैंने बाहर लिया हुआ है डिफरेंशिएशन के, इसका मतलब ये हुआ भैया कि मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी is nothing but what, constant, is nothing but what, constant। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। then m into dv by dt, that is nothing but what, change in velocity with respect to time, that will give you what, acceleration, that will give you what, acceleration। तो ये जो F इक्वल टू एम ए बोलते हो भैया, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही तो बोलते हो, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट व्हाट, द मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी इज नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट। कांस्टेंट तभी आप इस फॉर्मूला को है ना एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना जी, इस तरह से आप बात करते हैं। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये तो डिफाइन करता है, ये तो डिफाइन करता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट इसके साथ ही साथ जो है ना लीनियर मोमेंटम के रेट में चेंज हो रहा है, जो ये डिफाइन कर रहा है dp by dt, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा। क्लियर बात है? तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जिस डायरेक्शन में उस बॉडी में ये फोर्स अप्लाई हुआ है, जिस डायरेक्शन में उस पार्टिकल में ये फोर्स अप्लाई हुआ है, उसी डायरेक्शन के।
that means rate of change of linear momentum, the direction of rate of change of linear momentum of the body or particle will be the same as that of the force applied on that particle or body. Is that clear? आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। आगे स्टेप में जब मैं बात करता हूं तो भैया ये मोमेंटम से आया क्या, मोमेंटम वाली इक्वेशन से आया, जब मास को कांस्टेंट रखा तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो ये वेलोसिटी क्या है, उसी पार्टिकल का वेलोसिटी, उसी बॉडी का वेलोसिटी है। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ये वेलोसिटी जब चेंज होगा, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो क्या मैं यहां पे ये भी बोल पाऊंगा कि जिस डायरेक्शन में, या फिर मैं कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट डायरेक्शन। समझ रहे हैं क्या बात को? आ रही बात समझ में? मतलब फोर्स अप्लाइड है उसका डायरेक्शन, और वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो सर आप इसका मतलब ये भी बोलना चाह रहे हैं क्या कि इस फार्मूला में F इक्वल टू ma, जब मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो एक्सीलरेशन का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, बिल्कुल। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात करोगे, राइट, ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में मिलेगा। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विल बी द सेम एज दैट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल और बॉडी। इज दैट क्लियर? यदि इतना क्लियर है तो बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। अब आगे आप हर एक कंसेप्ट को आप, है ना, कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है बात? ओके, तो चलिए देखिए जरा। तो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि पार्टिकल, है ना, और बॉडी जिसमें एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि पार्टिकल और बॉडी जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस का सिस्टम भी अप्लाई हो। दोनों पॉसिबल है। क्लियर बात? तो ये किस कंडीशन में है? तो ये रहा आपके पास, है ना, सपोज कीजिए ये कोई पार्टिकल या फिर बॉडी है ना, जैसा बोलना चाहे बोलिए आप, ठीक है। ये क्या है? पार्टिकल है, फिर बॉडी है, ठीक। तो चलिए अब मैं काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं बोल रहा हूं क्या? पार्टिकल। इसको क्या बोल रहा हूं बताइए तो जरा? पार्टिकल। क्लियर है? बिल्कुल। अब इस पार्टिकल में, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स F अप्लाई हुआ है, राइट। तो इस पार्टिकल में मोशन देखने को मिलेगा। क्लियर बात है? इस पार्टिकल में मोशन देखने को मिलेगा, और मोशन देखने को मिलेगा मतलब पार्टिकल, है ना, में एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात, राइट। और इस पार्टिकल का जो मास है भैया वो क्या है? स्मॉल m है, ठीक। तो यहाँ पे सिंगल फोर्स अप्लाई हुआ है इस पार्टिकल में। क्लियर बात? तो इसके लिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करो, राइट, फोर्स के लिए इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर यही वाला तो बात करूंगा क्या? सर यही वाला तो बात करूंगा क्या? इसके लिए यही वाला ही तो बात करूंगा। बिल्कुल सही बात। तो सर नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे तो चलिए तो जरा, ये अगेन वो पार्टिकल हुआ, ठीक है बात क्लियर। जिसका मास क्या है बताइए तो? ये भैया स्मॉल m, ठीक है बात क्लियर। इसमें अप्लाई हुआ है क्या? फोर्स F1, फोर्स F2, बिल्कुल क्लियर बात, फोर्स F3। इस तरह से नंबर ऑफ फोर्सेस है, मतलब फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है इस पार्टिकल में। बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो यहां पे ना ये फोर्सेस कैसा है? फोर्स सिस्टम की तरह, समझ रहे हैं? और ये फोर्स सिस्टम की तरह अप्लाई हुआ है किसमें? इस पार्टिकल में। तो अप्लाइड फोर्सेस का एक सिंगल फोर्स भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर बात है? जिसका इफेक्ट उतना ही होता है उस पार्टिकल में या फिर उस बॉडी में जितना इफेक्ट ये सभी फोर्सेस मिलके उस पार्टिकल में ला रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इतना तो बहुत अच्छे से में क्लियर है आपको,
है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक सिंगल फोर्स में यदि मैं रिप्लेस कर देता हूं भैया, एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देता हूं इन फोर्स सिस्टम को, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सपोज कीजिए ये रहा आपके पास सिंगल फोर्स, that is the resultant force, that is the net force, and that will be nothing but summation f. That will be nothing but what? Summation f. This is summation f. क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके तो इस रिजल्टेंट फोर्स को मैं इस तरह से सिंगल फोर्स कंसिडर कर सकता हूं, बिल्कुल कंसिडर कर सकता हूं, बिल्कुल कंसिडर कर सकता हूं। ओके तो इस सिंगल फोर्स के बाद मैं बात किया क्या? इस पार्टिकल का मोशन है ना, इस सिंगल फोर्स के कारण जी, राइट? तो इसके कारण जो भी इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब एक्सीलरेशन आएगा, तो वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। क्लियर बात है? तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इतना सा बात क्लियर? आ रही बात समझ में? तो सर आप यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि इन अप्लाइड फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में मैं रिप्लेस किया, क्लियर है? तो इस सिंगल फोर्स को जिसको आप बोल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, तो इसी के डायरेक्शन में है ना इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ये देखने को मिलेगा क्या सर? तो यदि ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओके तो यहां पर एज पर दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि नेट फोर्स will be nothing but what? ma। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके तो यहां पर ये नेट फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, और एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है जिस तरह यहां पर है। इज दैट क्लियर? ओके अब वो डिपेंड करता है भैया कि ये जो नेट फोर्स बात कर रहे हो, क्लियर है, वो पर्टिकुलर जब डायरेक्शन की बात करते हो, यदि रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हो तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ऐसी बात करते हो आप। समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, इस तरह से समेशन एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए वाई, रेक्टिलिनियर मोशन केस में। समझ रहे हैं क्या बात को? यदि आप सर्कुलर मोशन है ना, कर्विलिनियर मोशन की बात करोगे, क्लियर बात है, और एक इनसे रोटेशनल मोशन की बात करोगे तो वहां पे आप बात करते हो भैया क्या? नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट? तो एक्सीलरेशन भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करोगे। नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे? एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, दैट इज द रेडियल एक्सीलरेशन। समझ रहे हैं क्या बात को? तो अभी फिर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का ही स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम लोग है ना काइनेटिक ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक? अरे बात समझ में? ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिसमें हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं। ओके तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, आपके पास सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के लिए नहीं होता है, आपके पास कर्विलिनियर मोशन के लिए भी होगा, सर्कुलर मोशन के लिए होगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे वहाँ पे जो कंसेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन का, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग है ना रेक्टिलिनियर मोशन में बात कर रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर? ओके तो इसके लिए मैं बात कर पाऊंगा क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये जब फोर्सेस का सिस्टम अप्लाई हुआ तो। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्या, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो इन फोर्सेस को हम लोग जब नेट फोर्स में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? प्रॉपर साइन की बात करेंगे डियर, प्रॉपर साइन की बात करेंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके सर कैसे? तो आइए जरा यहां पे आ जाइए, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करता हूं फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं बात करता हूं भैया क्या, अगेन एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल हुआ, आ रही बात समझ में? ओके तो ये रहा आपके पास इस तरह से फोर्सेस, ठीक है, बात क्लियर? ओके और ये रहा आपके पास, जस्ट मैं बात कर रहा हूं है ना,
कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये रहा आपके पास F1, ये रहा आपके पास F2, ये रहा आपके पास F3। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में? ओके नाउ तो भैया यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इन फोर सिस्टम के कारण, ठीक है, और ये फोर्सेस कैसा है, कुछ टाइम के लिए आप मान के चलिए ये फोर्सेस कैसा लग रहा है आपके पास, ये लग रहा है भैया हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है ये तीनों फोर्सेस, मतलब पैरेलल फोर्स सिस्टम है ये। ठीक है, बात क्लियर? ओके तो यहाँ पे इसका जो नेट इफेक्ट है, इन फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है, दैट मीन्स नथिंग बट व्हाट, नेट फोर्स, ऐसा बात कर रहा हूं मैं। क्लियर बात है? ये किनका है ना नेट फोर्स हुआ, ये F1 और F2 और ये F3। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये हुआ, इसका रिजल्टेंट इन तीनों फोर्सेस का। समझ पा रहे हैं क्या बात को? राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो नेट इफेक्ट है, राइट, सपोज कीजिए नेट इफेक्ट है इसका, है ना, नेट इफेक्ट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है बात? सपोज कीजिए इसको, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, सपोज कीजिए ऐसा। ठीक, प्रॉब्लम्स करेंगे तो डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर। ऐसा यदि है तो बताइए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात होगी। या फिर हम लोग कैसे समझे थे बताइए तो, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसका जो डायरेक्शन होगा, राइट, और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो वहीं से आया आपके पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी डायरेक्शन में अभी अप्लाइड फोर्स होगा। ठीक है, कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, राइट, उसी डायरेक्शन में ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यदि मैं सपोज कर रहा हूं भैया इस नेट फोर्स को, है ना, जिसको मैं रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा हूं इन फोर्स सिस्टम का, राइट, इसका नेट इफेक्ट यदि एक्स डायरेक्शन में है, वो भी कैसा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो बताइए मोशन इसी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देखने को मिलेगा क्या? दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y। क्लियर बात है? तो इसी डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, मोशन। क्लियर है? और मोशन देखने को मिलेगा भैया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसी डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, एक्सीलरेशन। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो बताइए मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लिखूंगा, इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या बात को? जिसमें नेट फोर्स दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, इसका डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। अब हम इन फोर्सेस को यहाँ पे, है ना, F1 F2 F3 इस तरह से अब हमको पुट करना पड़ेगा ना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो देखिए कैसे पुट करते हैं। ठीक, ये m इंटू ए हुआ, बिल्कुल सही बात, राइट। तो मोशन के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हुआ रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, और साथ ही साथ उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखा जाएगा। उसको क्या लिखा जाएगा बताइए, पॉजिटिव लिखा जाएगा मोशन के डायरेक्शन में। तो मोशन के डायरेक्शन ये हुआ और इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो, प्लस में लिखेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर F2 भी प्लस लिखा जाएगा क्या? बिल्कुल डियर, F2 भी क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। बिल्कुल डियर। सर व्हाट अबाउट F3? तो F3 तो भैया मोशन या फिर मैं कहूं एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये F3 फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है, तो सर क्या इसको हम लोग निगेटिव लिखेंगे? बिल्कुल डियर, बिल्कुल इस तरह से। ये जस्ट मैं आपको एक कंसेप्ट दिया, समझ पा रहे हैं क्या बात को? और यही कंसेप्ट को हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो इसको अप्लाई करेंगे। दिस इज द concept to write the Newton second law of motion। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समझ पा रहे हैं क्या? ये हुआ, समझ रहे हैं? ओके ना। तो सर
ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यही कॉन्सेप्ट है क्या? यस डियर, यही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट, और फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं। सपोज कीजिए अभी जैसे मैं बात किया इंक्लाइंड फोर्सेस लग रहे थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, फिर मोशन देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, की जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे भैया बताइए? तो लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? और जिसमें मैं बात किया अभी कंसेप्ट जो बात किया है ना जी, ये किस टाइप की मोशन के लिए बात करूं? तो ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए है। समझ रहे हैं क्या बात को? ना अब आइए, जैसा कि हम लोग बोलते हैं भैया काइनेटिक ऑफ पार्टिकल, इसको थोड़ा और फील करते हैं। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको और फील करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बात करते हैं? ज्योमेट्री ऑफ मोशन, ज्योमेट्री ऑफ मोशन, और क्या बात करते हैं बताइए? तो इक्वेशन ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ फोर्स। और अभी सिर्फ हम लोग कॉज ऑफ मोशन में है ना फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्क वगैरह तो हम लोग बाद में बात करेंगे। क्लियर है क्या बात? ओके, तो भैया ज्योमेट्री ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, इसको और फिल करते हैं। तो आइए जरा इसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यदि मैं बात करूं तो है ना, ये रहा आपके पास क्या? इक्वेशन ऑफ फोर्स। ये रहा क्या आपके पास? है ना, कोई भी इक्वेशन को लेते हैं, चाहे इसकी बात करिए, राइट, चाहे इसकी बात करिए, चाहे उधर कोई भी बात करिए। चलिए यहां पे बात करता हूं, ठीक है, ये अलग से बात करता हूं, ठीक है। ये हुआ आपके पास एक सिंगल फोर्स के लिए बात करता हूं, तो F इक्वल टू एम ए, ठीक, ये मोशन के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये रहा भैया आपका क्या? इक्वेशन ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मतलब हम लोग कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करते हैं। ऐसा कब पता चला? क्योंकि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें कॉज ऑफ मोशन फोर्स है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर ना। अब इसी में यदि मैं बात करूं कि ज्योमेट्री ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं भैया, मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह से बात करते हैं। बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो देखिए मैं यहां पे क्या बोला कि F मास इक्वल टू कांस्टेंट, तभी हम लोग इसको लिख पाते हैं, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट है भैया। सपोज कीजिए पार्टिकल या फिर बॉडी में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, एंड ये भी कांस्टेंट। फील करते हैं थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम वाइज है ना, चीजें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब एज पर दी प्रॉब्लम्स हम कंसेप्ट को अप्लाई करते जाते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है ना उसको पूरा बिल्टअप कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस में हम लोग है ना इन कंसेप्ट को देखेंगे, है ना, अप्लाई करेंगे, तो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होगा। देखिएगा, पहले फील कर लेते हैं ना जी, टॉपिक को पहले अच्छे से फील कर लेते हैं, राइट। तो भैया मैं यदि आपसे ये पूछूं कि इफ m इक्वल टू कांस्टेंट, f इक्वल टू कांस्टेंट, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन I can say acceleration will be nothing but f divided by m। ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? तो बताइए, this f is constant, this f is constant and m is also constant, so this whole term will also be constant, so I can say what, यहां से मैं बोल पाऊंगा acceleration of particle or body will also be constant। और constant acceleration की केस में है ना, मैं बात करता हूं भैया क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बात? और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग बात करते हैं क्या बताइए? तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं क्या जी? यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 3 होंगे। सर कितने होंगे? 3 होंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, देन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, देन v स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल u स्क्वायर प्लस 2as। समझ रहे हैं क्या बात को जी? क्लियर है? तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं बताइए? तो क्यों करते हैं भैया हम लोग ना? ज्योमेट्री ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए, ज्योमेट्री ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ फोर्स का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए। दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स। दिस इज नथिंग बट कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, एंड दैट इक्वेशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट और न्यूटन सेकंड, एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट विल बी नथिंग बट F इक्वल टू ma। क्लियर है? एंड ज्योमेट्री ऑफ मोशन दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट, ऑफ द पार्टिकल। इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, राइट। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन दोज इक्वेशन ऑफ मोशन आर नथिंग बट दिस। ठीक है? तो यदि हम पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, राइट, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री ऑफ मोशन का भी स्टडी कर रहे हैं, एज वेल एज हम लोग कॉज ऑफ मोशन का भी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करें इक्वेशन ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पार्टिकल का काइनेटिक एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। और जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करता हूं, इन कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, फिर समझ रहे हैं, देन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, आने वाले लेक्चर्स में क्या? डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, राइट। ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के जैसा ही डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, राइट, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, कंसेप्चुअली बेसिक डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस लिया हूं, राइट, गेट में फ्रेम हुआ है डियर ये क्वेश्चन जो है, ओके। और इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। और यही कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, जैसा कि भी मैं जस्ट बताया आपको, फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू राइट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया ना, वही कॉन्सेप्ट को मैं वहां पे अभी है ना डिस्कस करने वाला हूं, आप फील कर पाएंगे, ओके। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है भैया, ये आपके पास गेट 2016 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, नाउ let's start. An inextensible massless string goes over a frictionless pulley. क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चंस में आपको ये फिगर भी देके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है जी। ये भैया आपके पास पुल्ली, ये क्या बताइए? तो ये आपके पास है पुल्ली, और ये पुल्ली कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। समझ रहे हैं क्या बात को? कहने का मतलब ये जो स्ट्रिंग है, एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना भैया, ये देखो यहां से लेके ये पूरा क्या है पता है आपके पास? ये स्ट्रिंग है, राइट। आ रही बात समझ में? और ये स्ट्रिंग जो है रैप्ड है किसमें? इस पुल्ली में। ये वाला पोर्शन आप देख पाएंगे। तो समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो फ्रिक्शनलेस पुल्ली का मतलब ये वो भैया कि ये जो कांटेक्ट में है कौन? स्ट्रिंग और पुल्ली। समझ रहे हैं? यहां पे किसी भी तरह का, राइट, कांटेक्ट में क्या आता है? फ्रिक्शन आता है। समझ रहे हैं बात को? तो वो फ्रिक्शन की बात नहीं हुई, मतलब यहां पे किसी भी तरह का, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही। दैट इज म्यू इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है बात? ये क्वेश्चंस में गिवन है, ये क्वेश्चंस में क्या है आपके पास? गिवन है, ठीक है बात? गिवन इन क्वेश्चन। ओके, नाउ आगे रीड करते हैं कि भैया ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली और ये जो स्ट्रिंग है, है ना,
इसका यूज हम क्यों करने वाले हैं, इसका यूज हम क्यों करने वाले हैं, तो ये रहा आपके पास क्या, स्ट्रिंग, पूरा ये यहां से यहां, ये क्या है आपके पास स्ट्रिंग हुआ, ठीक है जी, ये रैप्ड वाला पोर्शन भी क्लियर है बात, ओके ना। अब आइए जरा, 2 weights of 100 न्यूटन, 2 weights of 100 न्यूटन, क्लियर बात, एंड 200 न्यूटन, ठीक है, आर अटैच्ड टू द 2 ends ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर बात। यहां पे 2 वेट है भैया जिसको अटैच करके रखा गया है, किसके थ्रू, इस स्ट्रिंग के थ्रू, समझ रहे हैं बात को, ओके। और वो वेट्स क्या क्या है, तो क्वेश्चंस में आपको गिवन है भैया 100 न्यूटन का वेट है, दिस इज द 100 न्यूटन वेट एंड दिस इज व्हाट 200 न्यूटन वेट। ये दोनों वेट्स को आप देख पाएंगे इस स्ट्रिंग के दोनों एंड से अटैच करके रखा हुआ है, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, बिल्कुल सर, ओके फाइन। अब देखिए आगे क्वेश्चंस रीड करते हैं, द वेट्स आर रिलीज्ड, वेट को रिलीज किया जाता है कहां से, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, समझ रहे हैं बात को, ओके। पहले ये ऐसे रेस्ट में रहा होगा, ये जो वेट है इसको हम लोग अटैच करके रखे हैं ये, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं पता है, रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जैसे ही रिलीज होगा तो क्या होगा, देखिए स्टार्ट मूविंग ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये मूव होना स्टार्ट करेगा, कौन, ये वेट्स, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। मतलब इसको ना हम लोग राइट होल्ड करके पहले रखे हुए रहेंगे, समझ रहे हैं, इसको हम लोग होल्ड करके रखे हुए होंगे पहले, राइट, जिसका मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट में था पहले, समझ रहे हैं। अब इसको उस रेस्ट से क्या कर रहे हैं, राइट, जिस भी एजेंसी के थ्रू इसको होल्ड करके रखे हैं उस एजेंसी को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, समझना बात को, और जैसे रिमूव किए, क्लियर बात, तो देख पाएंगे है ना, ये दोनों वेट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है भैया, एक साइड का वेट ज्यादा है, दूसरे साइड का वेट कम है, ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट आएगा पिक्चर में, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर बात है, ओके। तो जिसके कारण जो वेट्स है भैया वो स्टार्ट होगा मोशन करना, वो स्टार्ट होगा मोशन करना, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो क्वेश्चंस में आपको पूछा गया भैया द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन न्यूटन इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्लियर है। तो भैया टेंशन है ना, किसमें, स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग की बात होती है मतलब टेंशन की बात होती है, रोप की बात होती है तो टेंशन की बात होती है, इतना तो क्लियर है आपको। तो वही टेंशन आपको बताना है, वही टेंशन आपको बताना है, किस कंडीशन में बोले तो जब स्टार्ट होता है कौन, ये वेट्स मूव होना, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो भैया यहां पर तो हमको है ना इतना समझ में आ गया है कि ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है, और वो बॉडी क्या होगा पता है आपके पास, ये वेट्स, ये किस में है बताइए, तो मोशन में है डियर, किस में है बताइए, मोशन में है, और मोशन में है मतलब ये डायनेमिक का प्रॉब्लम है, डायनेमिक का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात। फोर्स की बात हो रही है क्या यहां पे, मोशन में तो है, इतना समझ में, फोर्स की बात हो रही है क्या, बिल्कुल, टेंशन की तो बात हो रही है ना यहाँ पे। तो भैया मोशन में भी है और फोर्स का भी बात हो रहा है, मतलब ये किस पार्ट का क्वेश्चन है, ये किस पार्ट का है, ये डायनेमिक में, तो डायनेमिक में काइनेमेटिक काइनेटिक दोनों की बात होती है। तो सर ये ना काइनेटिक का प्रॉब्लम है, सर काइनेटिक का प्रॉब्लम है, और काइनेटिक के प्रॉब्लम को हम लोग है ना डील करते हैं भैया क्या, इक्वेशन ऑफ फोर्स और इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि काइनेमेटिक का होता तो सिर्फ हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं कि फोर्स की इक्वेशन को यूज कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को यूज करना पड़ रहा है, देखते हैं क्लियर बात है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो मैं यूज करने वाला हूं, इतना तो क्लियर है। तो चलिए आइए पहले है ना यहाँ पे मैं बात करूंगा, एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूं भैया, एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये रहा आपके पास फॉर 100 न्यूटन वेट, ये 100 न्यूटन वेट, क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। और मैं बात कर लेता हूं क्या, फॉर 200 न्यूटन
वेट, 200 न्यूटन वेट, बिल्कुल क्लियर बात, फॉर 200 न्यूटन वेट। ओके फाइन सर फाइन। तो बताइए यहां पर है ना, मोशन की पहले तो बात करेंगे, मोशन की, ठीक। तो मोशन कब दिखेगा भैया पिक्चर में, मोशन कब पिक्चर में दिखेगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं, रिलीज करता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियस है भैया, ये जो 200 न्यूटन का जो वेट है ना, जो ज्यादा है एज कंपेयर टू 100 न्यूटन, तो ये कैसा मोशन कर रहा होगा बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे बताइए, तो सर ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? यदि आप ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ क्या, ये 100 न्यूटन का जो वेट है वो अपवर्ड मोशन कर रहा होगा। बिल्कुल क्लियर डियर, बिल्कुल, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लाइक दिस, ऐसा मोशन करेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा अब ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है भैया, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, और साथ ही साथ ये कैसा है, जो स्ट्रिंग की बात हुई है, इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग है। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग दूर की बात, यहां पे ये फ्रिक्शनलेस की बात हुई है ना, पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच कैसा फ्रिक्शनलेस की बात हो रही। इसका मतलब ये हुआ भैया कि है ना, स्ट्रिंग का यदि आप टेंशन की बात करोगे, चाहे आप इस पॉइंट में बात करो, चाहे इस पॉइंट में बात करो, क्लियर बात। कहने का मतलब यदि मैं इस वेट के लिए 100 न्यूटन वेट के लिए मैं बात करूं क्या, टेंशन, तो ये रहा मेरे पास 100 न्यूटन वेट, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये 100 न्यूटन वेट कनेक्टेड है किससे, स्ट्रिंग से, तो टेंशन है ना हमेशा क्या होता है उसका नेचर, टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द बॉडी और पार्टिकल, दिस इज टेंशन T1, सपोज कीजिए T1 बोल रहा हूं, ठीक है बात क्लियर। और यहां पे यदि मैं बात करूं डियर, तो ये रहा आपके पास क्या, दिस इज 200 न्यूटन, क्लियर। तो 200 न्यूटन अगेन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहां पर भी तो टेंशन आएगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपके पास T2, ठीक है बात क्लियर। तो भैया यहां पे फ्रिक्शनलेस का मतलब ये हुआ कि T1 equals to T2, that means tension in the string T1 for the weight 100 Newton, tension in the string T2 for the weight 200 Newton will be the same because of frictionless pulley, or you can say right कि ये स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पुल्ली ही कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का है ना टेंशन इन स्ट्रिंग में है ना वेरिएशन तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली नहीं होता, मतलब पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच जो फ्रिक्शन है उसको यदि कंसीडर करने की बात होती, राइट, यदि ऐसा म्यू की वैल्यू आप कंसीडर करिए, ऐसा यदि क्वेश्चन मेंशन होता, राइट, तो ये 100 न्यूटन वेट के लिए T1 की वैल्यू कुछ अलग होता, 200 न्यूटन वेट के लिए T2 की वैल्यू कुछ अलग होता, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इस वे में डील करूंगा कि इसी टाइप के और भी कई क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, राइट, जिसमें थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली प्लस माइनस की बात होगी, तो आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर पाए, डील कर पाए। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि दिस T1 इक्वल टू T2, सो आई कैन से T1 इक्वल टू T2, दैट मीन्स कोई भी एक मैं है ना नोटेशन यूज कर सकता हूँ दोनों के लिए, राइट, आ रही बात समझ में। तो यही T1 इक्वल टू T है, यही T2 इक्वल टू T है। इज दैट क्लियर? तो क्या बताइए, यहाँ पे T1 को T बोल सकता हूँ, T2 को T बोल सकता हूँ, इतना क्लियर क्या बताइए? क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर तो है सर, बिल्कुल क्लियर तो है। ओके, यदि क्लियर है तो अब आइए इधर,
हमने इतना तो समझ लिया भैया कि ये जो 200 न्यूटन का वेट है ये डाउनवर्ड आ रहा होगा, इसका मोशन डाउनवर्ड आ रहा होगा, राइट, जैसे हम रिलीज करते हैं इन वेट्स को। तो और ये कैसा जा रहा होगा बताइए, तो ये जा रहा होगा भैया क्या, अपवर्ड, लाइक दिस। समझ रहे हैं? अब एक और कंसेप्ट बताता हूं, देखिएगा। फ्रिक्शनलेस पुल्ली की बात हुई है ना, तो भैया यहां पे टेंशन क्या है बताइए, तो सेम है ना, दोनों वेट्स के लिए जी टेंशन क्या है, सेम है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है। तो बिल्कुल क्लियर बात, ओके। तो किसी भी तरह का क्या बोलते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आ रहा है इन कॉन्टेक्ट सरफेसेस में, क्लियर है? तो बताइए, जो ये मोशन की बात करोगे इन वेट्स का जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, क्लियर है? तो भैया जिस भी एक्सेलरेशन से वो मोशन कर रहा होगा, जिस भी एक्सेलरेशन से, चाहे आप 200 न्यूटन वेट्स के लिए एक्सेलरेशन की बात करिए, चाहे आप 100 न्यूटन वेट के लिए एक्सेलरेशन की बात करिए, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। तो यदि मैं बात करता हूं कि 200 न्यूटन वेट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, क्लियर बात है, जिसका एक्सेलरेशन को सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं स्मॉल ए, आ रही बात समझ में? तो यही एक्सेलरेशन किसका होगा, इस वेट 100 न्यूटन का होगा। हालांकि ये 200 न्यूटन वेट डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, राइट, और ये 100 न्यूटन वेट अपवर्ड मोशन कर रहा होगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, राइट, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनलेस पुल्ली, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनलेस पुल्ली। समझ रहे हैं बात को? नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो मोशन भी पता चल गया है ना जी। ये रहा आपके पास मोशन का डायरेक्शन, ठीक है, ये रहा आपके पास मोशन का डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके ना। तो इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे, है ना, आपको टेंशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बताइए? तो टेंशन मतलब टी की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक, आ रही बात समझ में? लेकिन इसी क्वेश्चंस को, है ना, और भी इस तरह से पूछा जा सकता था कि एक्सीलरेशन बताइए। क्या बताइए? एक्सीलरेशन बताइए, ठीक है, चाहे वो 200 न्यूटन वेट के लिए हो, चाहे वो 100 न्यूटन वेट के लिए, दोनों के लिए एक्सीलरेशन तो उतना ही होगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं। ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि टेंशन भी बताओ और एक्सीलरेशन भी बताओ। समझ रहे हैं क्या बात को? तो कंसेप्चुअली, है ना, ये इस क्वेश्चंस को मैं एज अ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस की तरह ट्रीट कर रहा हूं। हरी बात समझ में? एज अ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है, बात क्लियर? सो वेरी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मोशन, ठीक है, बात क्लियर जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो चलिए, एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ, एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ, इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, ठीक है, बात क्लियर? ओके। तो आइए जरा, ओके, तो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दूं क्या, फॉर मोर क्लियर, राइट। ये है बिकॉज ऑफ क्या था बताइए, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस पुल्ली, ऐसा बोला हुआ था, ठीक है। इधर मैं, है ना, राइट, आगे जब प्रोसीड करूंगा सॉल्यूशन बनाना तो मैं बहुत अच्छे से क्या कर पाऊं, राइट, इधर लिख पाऊं, इसलिए इसको मैं इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है, बात क्लियर? तो बताइए, ये हो गया आपके पास क्या, वो पार्टिकल या फिर बॉडी, ये हो गया आपके पास वो पार्टिकल या फिर बॉडी, ये हो गया आपके पास वो पार्टिकल या फिर बॉडी जिसका वेट 100 न्यूटन, जिसका वेट 200 न्यूटन, ठीक है जी, बात क्लियर? तो बताइए, है ना जी, मैं क्या बोलूंगा, इस बॉडी का वेट है भैया, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, राइट। तो ये हो गया मास और ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन, राइट। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में मैं फोर्स को क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। तो बताइए, अपवर्ड है तो अपवर्ड फोर्स क्या है बोलूंगा, तो सर टी है, सर टी, यस, बिल्कुल सही बोले आप। तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको क्या हम लोग नेगेटिव लेंगे क्या? यस यस, अभी तो अभी जस्ट बताऊं मैं, ऐसे एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी नथिंग बट नेगेटिव,
बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे बताइए मैं इसको क्या बात करूंगा, 100 नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर बात। अगेन ये टी हुआ, राइट, और ये हो गया भी आपके पास 100, राइट। यहाँ पे होता है वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात। तो बताइए m की वैल्यू को मैं W/g बोल सकता हूँ, देन m की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100/9.81। यस, क्या बताइए, 9.81। ओके, तो भैया मास इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई, और g मुझे लग रहा है ना कि g जो है ना कैंसल आउट हो जाएगा ऐसे प्लस माइनस जैसे मैं करूंगा, तो इसको ना मैं g ही सिर्फ g कंसीडर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, आप 9.81 भी लिख सकते हो, राइट, बट मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, सपोज कीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ जाते हैं सर, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, तो सर ऐसा ही हम लोग बात करने वाले हैं क्या यहाँ पर भी न्यूटन सेकंड लॉ? यस यस। तो देखिए यहाँ पे कैसे बात करूंगा मैं। ओके, ये रहा मेरे पास क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है बताइए, इस पार्टिकल का, इस बॉडी का कैसा है एक्सेलरेशन बताइए, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो मैं बात करूंगा भैया क्या, ये हो गया मास, राइट, और ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लिया जाएगा, तो बताइए इसका वेट का डायरेक्शन इसी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो ये हो गया भैया पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, देन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको नेगेटिव लिया जाएगा, इस तरह से, वेरी सिंपल। ठीक, तो आगे बताइए, ये 200, राइट, ये हो गया आपके पास 200 माइनस टी, देन m इक्वल टू है ना, आई कैन राइट 200 बाई, मतलब वेट बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को भूल रहे थे क्या, m की वैल्यू हुआ भैया 100/g, और ये क्या है बताइए, तो इनटू एक्सेलरेशन ना, ये तो छूट रहा था, यहाँ भी हो गया ये a। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन की जैसा मैं बात कर रहा हूं, फोर्स के है ना, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लिया जाएगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट में जो फोर्स होगा उसको नेगेटिव। ठीक, आपका नंबर ऑफ है ना ऐसा वे हो सकता है इन फोर्सेस को राइट लिखने का इस इक्वेशन में। क्लियर बात है? लेकिन मैं अपना अप्रोच जैसा मैं फॉलो करता हूं वो डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह के यदि कंसेप्ट की डिस्कस करता हूँ, ये इस तरह के, ठीक, तो मैं कभी नहीं फंसूंगा, मैं कभी नहीं फंसूंगा प्लस माइनस को लेके, ऐसा ये मेरा अप्रोच है, राइट। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो ठीक है, और भी डिफरेंट वे हो सकते हैं ऐसा सोचने का, राइट। कई बार ऐसा भी सोचा जाता है कि जस्ट एक्सिस के अलॉन्ग, हरी बात समझ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हो तो नेगेटिव। इस तरह के भी कई लोग ऐसा अप्रोच लगाते हैं, लेकिन ये मेरा अप्रोच है, मैं ऐसा फॉलो करता हूँ। ठीक है बात क्लियर? इज दैट क्लियर? और मैं कोई डिफरेंट अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, मैं कोई डिफरेंट वे की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट कहता है मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है भैया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of the particle or body will be the same as that of the applied force, right? तो rate of change of linear momentum with respect to time बात कर रहे हो, तो वहीं से तो आपका आता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी डायरेक्शन में फोर्स की बात करोगे, राइट। तो भैया उसी चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करें उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स की बात करना होगा। सो दैट्स वाई राइट, आई हैव टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स विल बी पॉजिटिव, in the opposite direction of acceleration force will be negative, as simple as। ओके सर, फाइन। तो आइए जरा, बड़ा आराम से समझा रहा हूं मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आइए जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कर देता हूं ना, मैं यहां पे 1 को डिवाइड कर देता हूं 2 से, ठीक है, वेरी सिंपल। तो t - 100 डिवाइडेड बाई
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो ये हो जाएगा 200 माइनस का t, बिल्कुल क्लियर बात, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड कैसा 100 बाई g इंटू a, 100 बाई g इंटू a, क्लियर बात। ओके तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, बताइए किससे, इससे 200 इंटू a बाई g। यस यस, तो आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया भैया राइट t माइनस 100 डिवाइड बाई 200 माइनस t। ओके तो इसको आप सॉल्व करेंगे है ना, इधर ट्रांसपोज कर देंगे आप इसको, ठीक, तो ये g से g कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, वही a था, सेम a था ना दोनों वेट के लिए, क्लियर है क्या पॉइंट। ओके तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे क्या बचेगा पता है आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास 100 बाई 200। यस यस, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा पता है, ये देखेंगे तो है ना, दिस 100 टू दिस 200, हाउ मच, 100 वन जा 100 एंड 100 टू जा 200। यस, तो आगे इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 100 इंटू 2, क्लियर है बात, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 1 मतलब 200, बिल्कुल सही बात। ओके माइनस का t इंटू 1 मतलब t, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये हो गया भैया आपके पास 2t माइनस t को इधर आप ट्रांसपोज करेंगे प्लस t, राइट, दिस 200 राइट, एंड माइनस 100 इंटू 2 दैट मीन्स माइनस 200, अब उधर ले जाओगे आप उसको तो प्लस 200, बिल्कुल सही बात, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 400, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 400 बाई 3। यस, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो देखिए जरा, ये आता है ये आपके पास 400 बाई 3, यस, हाउ मच 133.33, क्लियर, कितना है बताइए, यहाँ पे t की जो वैल्यू आएगा 133.33 न्यूटन। यस, दिस विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज। बताइए मैं कोई डिफरेंट कंसेप्ट की बात किया क्या, नो, कोई डिफरेंट कंसेप्ट की बात नहीं किया, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके तो ये रहा भैया आपके पास है ना इस क्वेश्चंस का है ना सॉल्यूशन, राइट। अब इसी क्वेश्चंस में आपको पूछ दिया जाता क्या, आपको ये पूछ दिया जाता भैया एक्सीलरेशन भी बताइए, एक्सीलरेशन भी बताइए, राइट। तो आप क्या करते पता है, आप क्या करते हैं कि ये जो टेंशन की जो वैल्यू आया है, आ रही बात समझ में, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, क्लियर बात, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, क्लियर, एक ही अननोन दिखेगा a, एक ही अननोन दिखेगा a, राइट। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर पाते। दिस इज द वे, दिस इज द वे टू आस्क द क्वेश्चन, क्लियर है बात, है ना। ये डिफरेंट वे भी हो सकता है क्वेश्चंस को पूछे जाने का, क्लियर है बात। ओके तो चलिए डियर, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूं। ये रहा आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस का पूरा कंसेप्ट, क्लियर है, और कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है इन दी गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में, क्या है अप्रोचेस, इन सारी बातों पे मैंने डिस्कस किया, राइट, विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इज दैट क्लियर। और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर, राइट, बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये डायनेमिक का, क्लियर है। इस क्वेश्चंस के जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्लियर। बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट की भी बात नहीं हुई है, जस्ट ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इसको सॉल्व कर पाए। इज दैट क्लियर। ओके तो चलिए फिर
एंजॉय करोगे डियर आप डायनेमिक को भी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? बस इसके लिए ना, इसके लिए आपको पूरे लेक्चर के साथ सीक्वेंस में बना रहना होगा, राइट। पूरे लेक्चर्स को एंड तक फॉलो करना होगा, कहीं भी किसी भी तरह का आपको 1 मिनट 2 मिनट भी स्किप नहीं करना है। थ्रू आउट दी लेक्चर्स आपको है ना देखना होगा, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे, राइट। फुल्ली कंसेप्ट बिल्टअप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। जरूर फीडबैक दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।